गोलियों की गगनभेदी आवाज ने रात के सन्नाटे के चिथड़े उड़ा दिए थे। गाड़ी का पिछला हिस्सा छलनी हो चुका था और कांच के अनगिनत टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। हवा में बारूद की वह तीखी दमघोंटू महक घुल गई थी जो मौत का सीधा पैगाम होती है। काया का दिमाग सुन्न पड़ गया था। रियांश के कहे हुए वे आखिरी शब्द, तुम्हारे असली माँ बाप, उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह इस झटके से उबर पाती, रियांश ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी चौड़ी छाती काया के लिए एक अभेद ढाल बन चुकी थी। हिलो मत। रियांश की आवाज़ में एक खौफनाक गुर्राहट थी। उसने अपनी बंदूक निकाली और गाड़ी के टायर की आड़ से बाहर की तरफ झांका। सामने की अंधेरी इमारत की छत पर 2 निशानेबाज थे और गली के दोनों सिरों के काले लिबास में हथियारबंद लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे पाटिल के गुंडे नहीं थे। उनकी चाल, उनके हथियार पकड़ने का तरीका सब चीख चीख कर बता रहा था कि वे पेशेवर हत्यारे हैं। रियांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में तबाही का वह मंजर उतर आया जिसके लिए वह पूरे शहर में खौफ का दूसरा नाम था। उसने काया को जमीन पर ही लेटे रहने का इशारा किया और पलक झपकते ही अपनी जगह से उठा। लगातार 3 गोलियां चली, अचूक, निर्दयी और जानलेवा। सामने से आ रहे 2 हत्यारे बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़े। इमारत की छत पर बैठे निशानेबाज ने रियांश पर निशाना साधा, लेकिन रियांश की फुर्ती किसी भूखे चीते से कम नहीं थी। उसने गाड़ी के बोनट पर छलांग लगाई और हवा में ही 2 गोलियां दाग दी। छत पर खड़ा वह आदमी लड़खड़ाया और भारी आवाज के साथ नीचे आ गिरा। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा कत्लेआम था। रियांश के चेहरे पर कोई खौफ या हड़बड़ाहट नहीं थी, बस एक ऐसा सर्द सुकून था जो सिर्फ मौत के सौदागरों के चेहरे पर होता है। लेकिन दुश्मन तादाद में ज़्यादा थे। रियांश जानता था कि काया के घायल होने की स्थिति में यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। उसने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला, काया को एक झटके में उठाया और अंदर धकेल दिया। अगली ही सेकेंड वह खुद ड्राइविंग सीट पर था। गाड़ी का इंजन एक भयानक दहाड़ के साथ चालू हुआ। रियांश ने स्टीयरिंग घुमाई और गाड़ी को सीधे उन बचे हुए हथियारों की तरफ दौड़ा दिया। हत्यारों ने घबरा कर रास्ता छोड़ा और गाड़ी मौत के उस घेरे को तोड़ते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गई। सड़क पर बारिश का पानी जमा था जिसे चीरती हुई गाड़ी तूफानी रफ्तार से भाग रही थी। अंदर का सन्नाटा बाहर चल रही हवाओं से भी ज़्यादा भारी था। काया अपनी सीट पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। कंधे का घाव फिर से रिसने लगा था, लेकिन उसे इस शारीरिक दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी कुर्ती को मुट्ठी में भींचा और धीरे से गर्दन घुमा कर रियांश की तरफ देखा। रियांश का पूरा ध्यान सड़क पर था। उसके जबड़े तनकर पत्थर हो चुके थे और शर्ट की आस्तीन पर खून के ताज़ा धब्बे थे, शायद उन कांच के टुकड़ों की वजह से जो उसे काया को बचाते वक्त चुभे थे। कौन थे वो लोग? काया की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक ठहराव था। और तुम मेरे माँ बाप के बारे में क्या जानते हो? मुझे अभी इसी वक्त पूरा सच चाहिए। रियांश ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। उसने काया की तरफ बिना देखे ही जवाब दिया, अभी यह जगह सुरक्षित नहीं है। जब हम सही जगह पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि हम कहाँ हैं। काया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना दर्द भूल कर रियांश के कोट का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। तुमने मेरी पूरी जिंदगी को एक मजाक बना कर रख दिया है। जिस परिवार को मैं अपना मानती थी वे मेरे नहीं थे। जो दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं मैं उन्हें जानती तक नहीं। और तुम अजनबी होकर भी मेरी ज़िंदगी के फैसले ले रहे हो। मुझे सच चाहिए रियांश, अभी। रियांश ने गाड़ी के ब्रेक इतनी ज़ोर से लगाए कि गाड़ी घिसटती हुई एक सुनसान पुराने गोदाम के पास जाकर रुकी। उसने गाड़ी का इंजन बंद किया
खामोशी फिर से छा गई। रियांश ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और काया की उंगलियों को, जो अभी उसके कॉलर को जकड़े हुए थी, बहुत ही कोमलता से पकड़ा और नीचे कर दिया। उसने अपनी गहरी स्याह आंखें काया की आंखों में गड़ा दी। उन आंखों में जो दर्द, अधिकार और इज्जत थी, उसने काया को अंदर तक हिला दिया। तुम्हारे पिता का नाम सूर्यभान सिंह था। रियांश की भारी आवाज उस अंधेरी गाड़ी में गूंजी। इस शहर के असली राजा, अंडरवर्ल्ड्स के वो बेताज बादशाह, जिन्होंने कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। उनका उसूल था, न्याय को मिटाओ, चाहे तरीका कोई भी हो। काया की सांसें भारी होने लगी। सूर्यभान सिंह, यह नाम उसने अखबारों के पुराने पन्नों में पढ़ा था। 15 साल पहले उस इंसान की एक बहुत बड़ी साजिश में हत्या कर दी गई थी। मेरे पिता? काया की आवाज़ कांप गई। लेकिन मुझे तो अनाथालय के बाहर से चाचा ने उठाया था। रियांश ने एक सर्द मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नहीं उठाया था काया। उन्हें तुम्हें पालने के लिए भारी रकम दी जाती थी। तुम्हारे पिता के सबसे करीबी दोस्त, जिन्हें वह अपना भाई मानते थे, उन्होंने पैसों और सत्ता के लालच में तुम्हारे माता पिता को धोखा दिया। जब तुम्हारे घर पर हमला हुआ तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए हमारे एक वफादार आदमी के साथ तुम्हें दूर भेज दिया था। हमारे वफादार? काया ने उलझन और गुस्से से पूछा। तुम इस सब में कहाँ से आते हो? रियांश थोड़ा और करीब आ गया। मैं अनाथ था। सूर्यभान सिंह ने मुझे सड़कों से उठाया था। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, मुझे यह साम्राज्य दिया। जब उनकी हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने उनकी चिता के सामने कसम खाई थी कि मैं उनके खून की आखिरी बूंद, यानी उनकी बेटी की हिफाजत करूंगा और उनके गद्दारों को मिटा दूंगा। काया के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी जिसे वह गुंडा समझ रही थी, वह असल में उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुका था। तो फिर तुम इतने सालों तक कहाँ थे? काया की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, धोखे के आंसू थे। जब मुझे बचपन में गालियाँ सुननी पड़ती थी, जब मैं अकेले लड़ती थी, तब तुम कहाँ थे? रियांश का सख्त चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और काया के गालों से आंसू पोंछे। इस बार काया ने उसे नहीं रोका। मैं हमेशा तुम्हारे आस पास ही था काया। रियांश की आवाज़ में एक भयानक जुनून और तड़प थी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आज़ादी से उन गुंडों की हड्डियां कैसे तोड़ पाती थी? तुम्हारे पीछे हमेशा मेरे आदमी रहते थे। मैंने तुम्हें खुद से इसीलिए दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मनों की नज़रों में तुम आ जाओ। मैं तुम्हें इस दलदल से दूर एक आम जिंदगी देना चाहता था, लेकिन तुमने उस पाटिल के आदमी पर हाथ उठाकर खुद को सबके सामने ला दिया। गद्दारों को तुम्हारी असली पहचान मिल गई। काया सुन्न रह गई। वह आज़ादी जिसे वह अपनी ताकत मानती थी, वह सब रियांश की दी हुई एक सुरक्षित दुनिया थी। उसका गुरूर जैसे चूर चूर हो गया। वे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम सूर्यभान सिंह की इकलौती वारिस हो। रियांश ने काया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी नज़दीकी इतनी थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी मौत और उनके बीच मैं खड़ा हूँ। उन्होंने आज रात मुझ पर गोली चलाकर अपनी मौत के फरमान पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। मैं कोई वारिस नहीं हूँ, काया ने छटपटाते हुए कहा। हालांकि उसके अंदर की वह मजबूत लड़की अब इस खौफनाक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए या नहीं, इससे हकीकत नहीं बदलेगी। रियांश ने अपना माथा काया के माथे से टिका दिया। यह एक ऐसा स्पर्श था जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक ऐसा इजहार था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। तू मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तू मेरा गुरूर हो, मेरी जीत हो, और इस शहर को राख करके ही मैं तुम्हारी गद्दी तुम्हें वापस दिलाऊंगा। काया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर की वह आग जो दूसरों की मदद के लिए भड़कती थी,
अब अपने खून का बदला लेने के लिए सुलगने लगी थी। रियांस की सांसों की गर्माहट और उसका यह जुनूनी अधिकार अब उसे बेड़िया नहीं बल्कि एक अजीब हथियार महसूस हो रहे थे। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई थी, लेकिन उस गाड़ी के अंदर एक नई दास्तान लिखी जा रही थी, जहां दो बागी दिल एक खूनी तूफान का सामना करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े थे। बारिश की बूंदें गाड़ी की छत पर किसी हथौड़े की तरह गिर रही थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा उस शोर से भी ज्यादा गहरा था। गद्दी, साम्राज्य, सूर्यभान सिंह की वारिस, ये शब्द किसी आम लड़की को दहशत में डालने के लिए काफी थे। कोई और होती तो शायद फूट फूट कर रोने लगती या डर के मारे रियांस के सीने में छुप जाती, लेकिन रियांस के सामने कोई आम लड़की नहीं बैठी थी। यह काया बंसल थी, जिसकी रगों में उस आदमी का खून दौड़ रहा था जिसने कभी पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया था और जिसका अपना दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में ही दौड़ता था। काया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही खौफ। इसके बजाय वहां एक ऐसी अजीब, खतरनाक और सनक भरी चमक थी जिसे देखकर रियांस भी एक पल के लिए हैरान रह गया। काया ने अपने घायल कंधे की परवाह किए बिना रियांस को हल्का सा पीछे धकेला। वह रियांस के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि उनकी नाक लगभग रियांस की ठुड्डी से टकरा रही थी। तो मतलब मैं कोई अनाथ या बेचारी नहीं हूँ? काया की आवाज में एक अजीब सा खौफनाक उत्साह था। मैं इस शहर की असली बॉस हूँ, और वो दलाल जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, वो मेरी गद्दी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। रियांस ने अपनी स्याह आंखों से उसे देखा। वह काया की इस प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। हाँ, वो तुम्हारी गद्दी है, काया। काया के होठों पर एक ऐसी तिरछी शैतानी मुस्कान उभर आई जिसे देखकर किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाए। परफेक्ट। मुझे लग ही रहा था कि मेरी ये हड्डियां तोड़ने की कला किसी आम इंसान के खून की देन नहीं हो सकती। उसने अचानक रियांस के कोट के अंदर हाथ डाला। रियांस की सांसें एक पल के लिए अटक गई। काया के ठंडे हाथ उसकी गर्म छाती को छूते हुए उसके होल्स्टर तक पहुंचे और उसने बहुत ही सफाई से रियांस की दूसरी स्पेयर गन निकाल ली। ये तुम क्या कर रही हो? रियांस की आवाज़ भारी और धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा सुलगता हुआ आकर्षण था। काया का यह निडर और पागलपन से भरा रूप उसे अंदर तक झकझोर रहा था। तैयारी। काया ने बंदूक का मैगजीन चेक करते हुए बिल्कुल एक पेशेवर की तरह कहा, जैसे उसे यह सब बचपन से आता हो। अगर मुझे मेरी गद्दी वापस चाहिए तो मैं तुम्हारे पीछे छुप कर तो बैठूंगी नहीं। मैं उन गद्दारों को उनके ही घर में घुस कर पीटूंगी। और हाँ, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की न रियांस, तो अगली गोली तुम्हारे पैर पर मारूंगी ताकि तुम मेरे पीछे पीछे भाग न सको। रियांस के सीने में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई जो एक गहरी हंसी में बदल गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और काया की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। काया का शरीर सीधे रियांस के गठीले सीने से टकराया। दोनों के बीच अब हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। गोली मारने के लिए तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा, जंगली बिल्ली, रियांस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां काया की कमर पर एक ऐसा अधिकार जता रही थी जिससे काया के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। और मैं तुम्हें खुद से 1 इंच भी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें गद्दी चाहिए, मैं लाकर दूंगा। तुम्हें खून बहाना है, हम साथ बहाएंगे, लेकिन तुम मेरे साए से बाहर नहीं निकलोगी। काया की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपनी निगाहें नहीं झुकाई। साया तो तुम बनोगे मेरे पीछे रियांस, रानी मैं हूँ, तुम तो बस मेरे वजीर हो। रियांस की आंखों में गर्व और दीवानगी का एक खौफनाक सैलाब आ गया। वह इस लड़की के पागलपन पर पूरी तरह से हार चुका था। कोई और यह बात कहता तो रियांस अब तक उसकी जुबान काट चुका होता, लेकिन काया के मुंह से निकली यह बगावत उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन लग रही थी। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, रियांस की छठी इंद्री ने उसे फिर से सतर्क कर दिया। अंधेरे गोदाम के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आहट हुई। कोई हत्यारा अभी भी उनके पीछे आ गया था। रियांस ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन काया ने उसका हाथ पकड़ लिया।
वजीर का काम हिफाजत करना होता है, शिकार करना रानी का शौक है, काया ने आंख मारते हुए कहा और रियांश को वहीं छोड़कर बिना कोई आवाज किए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर अंधेरे में खिसक गई। रियांश उसे रोक सकता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि उसकी यह बागी बारिश आखिर किसी मिट्टी की बनी है। वह चुपचाप गाड़ी से उतरा और अंधेरे में छुपकर तमाशा देखने लगा। गोदाम के बाहर एक भारी भरकम हत्यारा दबे पांव गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। उसे लगा गाड़ी खाली है। जैसे ही वह मुड़ा, ऊपर गोदाम की एक लोहे की पाइप से उल्टी लटकी हुई काया ने सीधे उसके कंधों पर छलांग लगा दी। हत्यारा भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता, काया ने उसकी पिस्तौल वाली कलाई को अपने बूट के नीचे दबाया और एक जोरदार आवाज के साथ उसकी हड्डी चटका दी। हत्यारा दर्द से चीखने ही वाला था कि काया ने अपनी बंदूक की ठंडी नाल सीधे उसके मुंह के अंदर घुसा दी। उसकी चीख उसके हलक में ही घूट गई। काया ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए एक खौफनाक लेकिन मासूम सी मुस्कान दी। रात बहुत हो गई है अंकल, शोर मचाओगे तो पड़ोसियों की नींद खराब होगी। हत्यारे की आंखों में खौफ तैर गया। यह कोई लड़की नहीं, साक्षात मौत की देवी लग रही थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, काया ने बंदूक की नाल को उसके मुंह में थोड़ा और अंदर धकेलते हुए कहा। जिसने तुम्हें भेजा है उसे जाकर एक प्यारा सा मैसेज देना, कहना कि सूर्यभान सिंह की बेटी वापस आ गई है और उसे अपनी गद्दी भी चाहिए और ब्याज समेत अपने माँ बाप का खून भी। कह देना कि अपने लिए कफन का नाप दे दे, क्योंकि अब मैं उसे चैन से मरने भी नहीं दूंगी। काया ने अपने बूट से उसके मुंह पर एक जोरदार कीक मारी, जिससे हत्यारा वहीं बेहोश हो गया। उसने अपने कपड़े झाड़े और बंदूक को उंगली में घुसाते हुए पीछे मुड़ी। रियांश वहीं अंधेरे में खड़ा था। उसकी स्याह आंखों में एक ऐसी आग थी जो शायद पूरी दुनिया को जला सकती थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। यह थी उसकी रानी, निडर, सनकी, खुखार और पूरी तरह से उसकी। रियांश धीरे धीरे चलते हुए काया के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस काया के हाथ से बंदूक ली, उसे होल्स्टर में रखा और एक ही झटके में काया को अपनी बाहों में उठा लिया। अरे क्या कर रहे हो? मेरे पैर सलामत हैं, काया ने हैरान होकर कहा, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। तुम्हारे पैर सलामत हैं, लेकिन तुम्हारा कंधा नहीं, रियांश ने उसे गोदाम के अंदर ले जाते हुए कहा। गोदाम के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां रियांश ने पहले से ही कुछ इंतजाम कर रखे थे, और तुमने जो अभी बाहर किया उसके बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें इस दुनिया की नज़रों से कहीं बहुत दूर सिर्फ अपने पास कैद कर लूं। रियांश की आवाज़ में जो भारीपन और अधिकार था, उसने काया के दिल की धड़कनों को एक अनियंत्रित रफ्तार दे दी। रियांश ने उसे अंदर ले जाकर एक पुराने लेकिन साफ सोफे पर बैठाया। कमरे में सिर्फ एक लाल रंग का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में रियांश का चेहरा और भी खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। रियांश काया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। यह वही इंसान था जिसके सामने पूरा अंडरवर्ल्ड सर झुकाता था, और वह आज इस लड़की के सामने घुटनों पर था। उसने बहुत ही नज़ाकत से काया के गंदे हो चुके जूते के फीते खोले और उन्हें बाहर निकाल दिया। मुझे डर लगता है काया, रियांश ने धीरे से काया के पैरों को सहलाते हुए कहा। काया ने अपनी भौहें चढ़ाई। तुम्हें? मौत के सौदागर को डर लगता है? क्या मजाक है? रियांश ने अपनी निगाहें उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और भयंकर जुनून था। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे इस बात से डर लगता है कि तुम्हारी यह उल्टी खोपड़ी, तुम्हारी यह बेखौफी तुम्हें किसी दिन मुझसे दूर ना कर दे। तुम मेरे उसूलों से परे हो काया, तुम आग हो और मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहता हूँ, चाहे मेरे हाथ ही क्यों न जल जाए। वह धीरे से खड़ा हुआ और काया के बिल्कुल करीब आकर झुक गया। उसके दोनों हाथ सोफे के हैंडल पर थे और काया उसके मजबूत बाजुओं के घेरे में कैद थी। आज तुमने जो गद्दी का खेल शुरू किया है ना, वो बहुत खूनी होने वाला है। रियांश की सांसें काया के होठों से टकरा रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सब संभालोगी? नहीं, इस खेल में हम दोनों एक साथ उतरेंगे। तुम हुक्म दोगी,
और मैं उनकी लाशें बिछाऊंगा, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। काया ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए उसकी आंखों में सीधे देखा। कैसी कीमत? रियांश के होठों पर वह चिर परिचित सर्द और हक जताने वाली मुस्कान वापस आ गई। तू मेरी रानी बनोगी, इस अंडरवर्ल्ड्स की भी और मेरी जिंदगी की भी। अब तुम ना तो मुझसे भाग सकती हो, ना मुझे छोड़ सकती हो। आज से तुम्हारा हर पागलपन, तुम्हारा हर गुस्सा और तुम्हारा हर फैसला मेरा है। काया उसे घूरती रही। यह कोई आम प्यार का इजहार नहीं था, यह एक खतरनाक समझौता था, एक जुनूनी आशिकी थी जो खून और बारूद की बुनियाद पर खड़ी थी। और काया जैसी आज़ाद और बागी लड़की के लिए रियांश का यह पागलपन, उसका यह खौफनाक अधिकार किसी जहर की तरह मीठा लग रहा था। तभी कमरे के बाहर बेहोश पड़े उस हत्यारे की जेब में रखा फ़ोन तेजी से बजने लगा। खामोशी टूट गई। काया के होठों पर फिर से वह शैतानी मुस्कान आ गई। वह उठी और रियांश को पीछे छोड़ते हुए बाहर गई। उसने हत्यारे की जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर रुद्र प्रताप नाम चमक रहा था, वही गद्दार जिसने सूर्यभान सिंह की गद्दी हड़पी थी। काया ने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। काम हो गया। दूसरी तरफ से एक भारी और घमंडी आवाज़ आई, उस लड़की की लाश को वहीं नाले में फेंक देना। काया ने एक ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। लाश तो मैं तुम्हारी नाले में फेंकने वाली हूँ रुद्र प्रताप अंकल। फ़ोन के दूसरी तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। कौन बोल रही है तू? रुद्र की आवाज़ में हल्की सी घबराहट आ गई थी। मैं वो तूफान हूँ जिसे तुमने 15 साल पहले दबाने की कोशिश की थी। काया की आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। सूर्यभान सिंह की बेटी बोल रही हूँ। अपनी गद्दी साफ रखना अंकल, क्योंकि मैं उसे वापस लेने आ रही हूँ। और हाँ, मेरे साथ वो मौत भी आ रही है जिसका नाम सुनकर तुम्हारी रूह कांपती है, रियांश। काया ने फ़ोन ज़मीन पर पटका और अपने बूट से उसे कुचलकर चकनाचूर कर दिया। उसने पलटकर रियांश को देखा, जो दरवाजे पर टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व, दीवानगी और एक खतरनाक सुकून था। कमरे में पसरे सन्नाटे को सिर्फ लाल बल्ब की हल्की सी भिनभिनाहट तोड़ रही थी। काया ने अपने बूट से फ़ोन के एक टुकड़े को साइड से खिसकाया और पलट कर रियांश को देखा। कैसा था मेरा डायलॉग? काया ने अपने बाल झटकते हुए बड़ी कैजुअल सी टोन में पूछा, जैसे अभी अभी उसने किसी डॉन को नहीं बल्कि पिज्जा वाले को धमकी दी हो। थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया क्या? मुझे एंड में जय माता दी या ऐसा कुछ बोलना चाहिए था क्या? रियांश, जो अब तक दरवाजे से टिक कर खड़ा था, सीधा हुआ। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी आम इंसान की नहीं थी, उसमें एक अजीब सा फक्र था। वो धीरे धीरे चलकर काया के पास आया। फिल्मी नहीं था, डेडली था। रियांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर तुमने रुद्र को वार्निंग देकर एक गलती कर दी। अब वो अपनी पूरी आर्मी तैयार रखेगा। काया ने मुंह बनाते हुए अपने कंधे उचकाए और दर्द की वजह से तुरंत सिसक उठी। आह सिट। रियांश का हाथ तुरंत आगे बढ़ा और उसने काया को कमर से पकड़कर सपोर्ट दिया। हीरोपंती बाद में दिखाना, पहले बैठ जाओ। उसने काया को वापस सोफे पर बैठाया। देखो रियांश, काया ने सोफे पर टिकते हुए अपनी बात जारी रखी, दर्द को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। सरप्राइज अटैक बहुत बोरिंग होते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने आने से पहले ही डर से आधा मर जाए। उसे हर पल लगना चाहिए कि मैं किस दरवाजे से अंदर आऊँगी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर, समझे? रियांश ने कुर्सी खींची और उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। उसके घुटने काया के घुटनों को छू रहे थे। तुम्हारी ये साइकोलॉजी बहुत भारी पड़ने वाली है जंगली बिल्ली। रुद्र कोई गली का गुंडा नहीं है। उसके पास पैसा है, पावर है। अब इस शहर की पुलिस भी उसकी जेब में है। तो तुम्हारे पास क्या है? काया ने अपनी भौहें चढ़ाकर उसे चैलेंजिंग लुक दिया। तुम तो इस शहर के सबसे बड़े खौफ हो ना, या सिर्फ हवाई बातें थी तुम्हारी? रियांश हल्का सा हंसा। उसकी वो हंसी इतनी डीप और रफ थी कि काया के पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। मेरे पास तुम हो,
रियांश ने हल्का सा आगे झुकते हुए कहा। उसकी आवाज़ एकदम भारी हो चुकी थी। और जब बात तुम्हारी हो तो मैं इस शहर को जलाने में 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। पर अभी हमें स्मार्टली खेलना होगा। हम डायरेक्ट रुद्र के घर नहीं जा सकते। तो क्या प्लान है तुम्हारा? अंडरग्राउंड सोने का इरादा है? काया ने चिढ़ते हुए पूछा। मुझे छुप कर बैठना पसंद नहीं है। छुपना नहीं, तैयारी करना। रियांश ने अपना फ़ोन निकालते हुए किसी को टेक्स्ट किया। हमें 3 दिन के लिए शहर से बाहर निकलना होगा। मेरी मेन टीम को सेटल होने और रुद्र के अंदर के आदमियों को खरीदने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम आज रात ही निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। काया ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उज्जैन? सीरियसली? और वो भी 3 दिन के लिए? हम जाएंगे कैसे? चौपर से? या तुम्हारे पास कोई प्राइवेट जेट भी है? रियांश ने फ़ोन वापस जेब में रखा और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोला, हम ट्रेन से जा रहे हैं। काया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो 2 सेकेंड तक रियांश को देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। ट्रेन? तुम? इस शहर का सबसे बड़ा डॉन काले कोट पहनकर ट्रेन की बर्थ पर बैठकर मूंगफली खाएगा? तुम मजाक कर रहे हो ना? रियांश के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। वो एकदम सीरियस था। मैं कभी तुम्हारी सेफ्टी को लेकर मजाक नहीं करता काया। रुद्र के आदमी हर एयरपोर्ट, हर हाईवे और हर प्राइवेट चॉपर पैड पर नज़र रखे हुए हैं। ट्रेन सबसे अनप्रिडिक्टेबल रूट है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम एक आम पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। मैंने एक पूरा फर्स्ट क्लास कूपे बुक करवा लिया है। वो एकदम प्राइवेट है। काया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। रियांश ने गहरी सांस ली और अपना माथा हाथ से रगड़ा। तुमने अभी अभी अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक आदमी को जान से मारने की धमकी दी है। तुम्हारे पीछे प्रोफेशनल किलर्स पड़े हैं और तुम्हें इस बात की टेंशन है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। हाँ तो? काया ने पूरी ठसक के साथ कहा। डॉन हूँ मैं अब। बॉस वाली फील भी तो आनी चाहिए। फटे हुए कपड़ों में एंट्री लूँगी क्या? रियांश उसे घूरता रहा और फिर अचानक मुस्कुरा दिया। वो इस लड़की से कभी नहीं जीत सकता था और सच कहे तो वो जीतना चाहता भी नहीं था। सब इंतजाम हो गया है। स्टेशन के बाहर मेरी कार हमारा वेट कर रही है। रियांश खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ काया की तरफ बढ़ाया। काया ने उसके हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए दोनों के बीच वो अंडरवर्ल्ड वाला खून खराबा गायब हो गया। सिर पे एक अजीब सी कशिश थी जो दोनों को एक दूसरे के तरफ खींच रही थी। काया ने अपना हाथ रियांश के हाथ में दे दिया। रियांश की उंगलियों ने तुरंत काया के हाथ को इतनी मजबूती से जकड़ लिया जैसे वो उसे कभी छोड़ने वाली ही न हो। रात 2 बजे ट्रेन का फर्स्ट क्लास कूपे। ट्रेन की रिदमिक आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। कूपे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। स्पेस काफ़ी छोटा था। सिर्फ 2 बर्थ थी आमने सामने। एसी की हवा काफ़ी ठंडी थी। काया खिड़की के पास बैठी बाहर के घने अंधेरे को देख रही थी। रियांश ने आते ही उसे एक नया ट्रैक सूट दिया था जो उसके साइज का था। काया ने उसे पहन तो लिया था लेकिन कंधे का दर्द अब उसे सच में परेशान कर रहा था। वो बार बार अपने कंधे को सहला रही थी। रियांश सामने वाली बर्थ पर बैठा था। उसका कोट उतर चुका था और उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रहे थे। उसकी पूरी नज़र सिर्फ और सिर्फ काया पर थी। दर्द हो रहा है? रियांश ने फाइनली साइलेंट को तोड़ा। नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि मेरा हाथ अपनी जगह पर है या नहीं, काया ने ताना मारते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ में दर्द साफ पता चल रहा था। रियांश अपनी जगह से उठा और काया के बिल्कुल बगल में आकर बैठ गया। जगह छोटी होने की वजह से दोनों के पैर आपस में टकरा रहे थे। तुम्हारी ये जुबान कभी सीधे बात नहीं कर सकती ना? रियांश ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन किलर की शीशी और ऑइंटमेंट निकाला। इधर घूमो, मैं कर लूँगी। काया ने पीछे हटने की कोशिश की। उसे रियांश का इतना करीब आना थोड़ा नर्वस कर रहा था। वो मौत से नहीं डरती थी, किलर्स से नहीं डरती थी, पर रियांश की नज़रों में जो दीवानगी थी वो उसे अंदर से कपा देती थी। काया, रियांश की आवाज़ में वो टिपिकल कमांडिंग टोन वापस आ गई। चुपचाप मेरी तरफ घूमो।
इससे पहले कि मैं तुम्हें जबरदस्ती घुमाऊं। काया ने उसे एक तीखी नज़र से घूरा, पर फाइनली उसकी तरफ घूम गई। रियांश ने बहुत ही आराम से उसके ट्रैक सूट की जीभ को थोड़ा सा नीचे किया ताकि उसका कंधा बाहर आ सके। काया की सांसें तेज हो गई। रियांश की उंगलियां जब उसके स्किन से टच हुई तो काया को लगा जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। रियांश का टच बहुत जेंटल था। वो बहुत ही ध्यान से पुराना बैंडेज निकाल रहा था। उसकी गर्म सांसें काया की गर्दन पर पड़ रही थी। काया ने नर्वसनेस छुपाने के लिए बोलना शुरू कर दिया, तुम हमेशा इतने बॉसी क्यों रहते हो? मतलब तुम्हें हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत है क्या? हाँ, रियांश ने ऑइंटमेंट लगाते हुए बिना देखे जवाब दिया। तो फिर तुमने मेरी उस पागलपन वाली धमकी को कंट्रोल क्यों नहीं किया? तुमने मुझे रुद्र से बात करने से रोका क्यों नहीं? काया ने उसे क्रॉस क्वेश्चन किया। रियांश का हाथ रुक गए। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई और काया की आंखों में देखा। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि काया को रियांश की आंखों का वो गहरा काला रंग पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रहा था। क्योंकि मुझे तुम्हारा वो पागलपन पसंद है। रियांश की आवाज़ एकदम फुसफुसाहट में बदल गई थी। मैं लोगों को कंट्रोल करता हूँ काया, पर तुम्हारे साथ मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होना पसंद है। तुम जो चाहे कर सकती हो, जिससे चाहे भिड़ सकती हो। बस शर्त इतनी है कि दिन के आखिर में तुम मेरे पास वापस आओगी, और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर वापस ले आऊँगा। काया का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, कोई ताना मारना चाहती थी, पर लफ्ज जैसे गायब हो गए थे। रियांश ने धीरे से उसके खुले हुए कंधे पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस कर दिया। काया की आंखें झटके से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एक हल्की सी सांसें छूट गई। रियांश, काया ने कांपती आवाज़ में बस इतना ही कहा। सो जाओ काया, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। रियांश ने वापस उसके जैकेट की जीप ऊपर की और बिना कुछ और कहे अपनी बर्थ पर वापस जाकर लेट गया। काया वहीं भूत बनकर बैठी रही। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं रियांश को सुनाई न दे जाए। वो आदमी उसे पागल कर रहा था। अभी काया ने अपनी आंखें बंद ही की थी कि अचानक कूपे के दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। काया झटके से सीधी हो गई। रात के 2:30 बजे फर्स्ट क्लास कूपे पर कौन नॉक करेगा? टीटी इतनी रात को नहीं आता। रियांश पलक झपकते ही अपनी बर्थ से उठा। उसने काया को इशारे से चुप रहने को कहा और अपनी गन निकालकर दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। तभी दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही खुरदरी और अजीब सी आवाज़ आई। रियांश, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो लड़की भी है। काया और रियांश ने एक दूसरे को देखा। यह आवाज़ किसी टीटी या पैसेंजर की नहीं थी। रुद्र के आदमी उन तक पहुंच चुके थे। ट्रेन का सफ़र जो सबसे सेफ होना चाहिए था, अब एक चलते फिरते डेथ ट्रैप में बदल चुका था। बाहर से उस आदमी ने फिर कहा, दरवाज़ा खोल दो, वरना इस पूरी बोगी में ब्लास्ट होने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। रियांश की आंखों में तबाही की आग धधक उठी और काया के चेहरे पर फिर से वो खौफनाक शैतानी स्माइल आ गई। रात का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 3 मिनट। काया ने बहुत ही धीमी आवाज़ में रियांश की तरफ देखते हुए फुसफुसाया। उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी वो सनकी मुस्कान वापस आ गई थी। इसे लगता है कि हम 3 मिनट तक बैठकर यहाँ भजन गाएंगे। रियांश के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी डार्क और ख़तरनाक शांति थी जो किसी भी तूफान के आने से पहले होती है। वो जानता था कि काया पैनिक नहीं करेगी और उसे अपनी इस बागी बिल्ली पर एक अजीब सा फक्र महसूस हो रहा था। भजन नहीं, रियांश ने एकदम सर्द आवाज़ में कहा और अपनी गन का सेफ्टी कैच हटा दिया। हम इसका श्राद्ध करेंगे। रियांश ने काया को उंगली के इशारे से बर्थ के बिल्कुल कोने में छुपने को कहा और खुद दरवाजे के एकदम सटकर खड़ा हो गया। उसकी कैलकुलेशन दिमाग में बिजली की तेज़ी से चल रही थी। रियांश इस अंडरवर्ल्ड्स का सरताज सिर्फ अपनी ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि उसका दिमाग दुश्मनों से हमेशा 10 कदम आगे चलता था।
बाहर खड़ा आदमी फिर से चिल्लाया, मैं 10 तक गिन रहा हूँ रियांश, दरवाज़ा नहीं खुला तो ये पूरी बोगी राख में बदल जाएगी। 1, 2। रियांश ने दरवाजे का लॉक बहुत ही आराम से खोला, बिना कोई आवाज़ किए। 3, 4। इससे पहले कि वो आदमी 4 बोल पाता, रियांश ने दरवाजे को झटके से अंदर की तरफ खींचा। बाहर खड़ा हत्यारा बैलेंस बिगड़ने की वजह से सीधे कूपे के अंदर आ गिरा। रियांश की फुर्ती किसी भूखे चीते जैसी थी। 1 सेकेंड से भी कम समय में रियांश का एक हाथ उस आदमी के मुंह पर था ताकि उसकी चीख बाहर ना जा सके, और दूसरे हाथ से रियांश ने उसकी वो कलाई पकड़ ली जिसमें डेटोनेटर था। एक भयानक क्रैक की आवाज़ आई। रियांश ने उसकी कलाई को इतनी बेरहमी से मोड़ दिया था कि हड्डी टूटकर त्वचा के अंदर से महसूस होने लगी। आदमी की आंखें दर्द से फटी रह गई, पर रियांश के हाथ ने उसकी चीख को उसके हलक में ही घोड़ दिया था। डेटोनेटर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। रियांश ने अपने घुटने से उसके सीने पर एक जोरदार वार किया, जिससे उस आदमी की पसलियां चटक गई और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। ये सब इतनी शांति और सफाई से हुआ कि आसपास के कूपे में सो रहे पैसेंजर को भनक तक नहीं लगी। काया अपनी जगह से उठी। उसने जमीन पर गिरे हुए डेटोनेटर को अपने बूट की नोक से पलटा और फिर रियांश को देखा। बस इतना ही था। काया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कोई भयंकर ब्लास्ट होगा, हम दोनों आग के बीच से स्लो मोशन में बाहर निकलेंगे। तुमने तो इसका मजाक ही बना दिया। रियांश ने इस बेहोश आदमी की कॉलर पकड़ी और उसे उठाकर बर्थ के नीचे धकेल दिया। उसने मुड़कर काया को देखा और उसकी वो टिपिकल रफ स्माइल वापस आ गई। रियल लाइफ फिल्मों जैसी नहीं होती जंगली बिल्ली। रियांश ने अपनी गन वापस होल्स्टर में रखते हुए कहा, और रुद्र के इन बेवकूफ़ कुत्तों को लगता है कि वो रियांश को उसके ही खेल में हरा देंगे। रियांश ने अपनी जेब से एक छोटा सा काले रंग का डिवाइस निकाला जिस पर एक लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। ये क्या है? काया ने दिलचस्पी से पूछा। सिग्नल जैमर, रियांश ने बहुत ही नॉर्मल टोन में बताया, जैसे वो किसी खिलौने की बात कर रहा हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें लेकर एक ऐसी ट्रेन में बैठूंगा जिसे कोई भी बाहर से ट्रैक या ब्लास्ट कर सके? जैसे ही हम इस कूपे में आए थे मैंने ये जैमर ऑन कर दिया था। ये आदमी अगर डेटोनेटर का बटन दबा भी देता तो कुछ नहीं होता। इसका रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। काया उसे हैरान होकर देखती रह गई। वो आदमी सच में कोई आम गुंडा नहीं था। उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। तो मतलब तुम्हें पहले से पता था कि वो आने वाले हैं? काया ने अपनी भौहें चढ़ा ली। रियांश करीब आया। उसने जैमर वापस अपनी जेब में रखा और काया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो ट्रेन में आएंगे, पर मैंने जानबूझकर अपना लोकेशन लीक करवाया था। मैं देखना चाहता था कि मेरी अपनी टीम में वो कौन गद्दार है जो रुद्र को मेरी खबर दे रहा है, और अब मुझे वो पता चल गया है। तुम पागल हो, काया ने चीढ़ते हुए कहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी इज्जत थी। इस आदमी के लिए तुमने हम दोनों की जान रिस्क में डाल दी, सिर्फ एक गद्दार को पकड़ने के लिए। रियांश ने थोड़ा आगे झुककर काया की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ भारी और डीप हो गई। मैंने तुम्हारी जान कभी रिस्क में नहीं डाली काया। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ इस दुनिया की कोई गोली, कोई बम तुम तक नहीं पहुँच सकता। यह ट्रेन सिर्फ एक डिकॉय थी। रुद्र की पूरी टीम अभी अगले स्टेशन पर हमारा वेट कर रही होगी। तो हम क्या करेंगे? वहीं जाकर उनका स्वागत करेंगे? काया ने पूरे एटीट्यूड के साथ पूछा। नहीं, हम इस ट्रेन से उतर रहे हैं अभी। रियांश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। काया ने बाहर घने अंधेरे को, ट्रेन की तूफानी रफ्तार को देखा। ट्रेन कम से कम 100 के स्पीड से दौड़ रही थी। उतर रहे हैं मतलब हवा में उड़ेंगे क्या? ट्रेन तो फुल स्पीड में है, काया ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा। रियांश ने अपना कोट उठाया और पहन लिया। उसने बर्थ के नीचे से एक काला बैग निकाला और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। फिर वो काया के पास आया। ठीक 2 मिनट बाद ट्रेन एक पुरानी नदी के पुल से गुजरेगी, रियांश ने काया को समझाते हुए कहा,
वहाँ ट्रेन के स्पीड टर्न की वजह से कम हो जाएगी। हमें सीधा नदी में कूदना है। मेरी असली टीम वहाँ नीचे बोट लेकर हमारा वेट कर रही है। काया का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम सच में साइको हो। मैं एक उफनती हुई नदी में आधी रात को नहीं कूदने वाली। मुझे तैरना आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टंट मैन बन जाऊं। रियांश हल्का सा हंसा। उसने आगे बढ़कर काया की कमर में अपना एक हाथ डाला और उसे झटके से अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। काया का दिल एक सेकेंड के लिए बीट करना भूल गया। तुम्हें कुछ नहीं करना है। रियांश की गर्म सांसें काया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में वो खौफनाक जुनून वापस आ गया था। तुम्हें बस मुझे कसकर पकड़ना है। मैं तुम्हें खरोच तक नहीं आने दूंगा। मुझ पर भरोसा है। काया उसे घूरती रही। वो आदमी जो उसे अपनी कैद में रखना चाहता था, आज वो उसी के साथ मौत की नदी में कूदने जा रहा था। काया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथ रियांश की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिए। अगर मैं डूबी न रियांश, तो कसम से मैं तुम्हें भूत बनकर डराऊंगी। काया ने एकदम सीरियस टोन में कहा। रियांश के सीने से एक गहरी हंसी निकली। मुझे तुम्हारे भूत से भी प्यार हो जाएगा जंगली बिल्ली। रियांश ने कूपे का दरवाज़ा खोला और ट्रेन के बाहरी गेट तक पहुंच गया। हवा बहुत तेज थी। बाहर सिर्फ घूप अंधेरा और ट्रेन की लोहे की पहियों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ थी। सामने पुल आ रहा था। नदी की तेज लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। रियांश ने काया को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया। काया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा रियांश के कोट में छुपा लिया। रियांश की मर्दाना महक ने उसकी सारी नर्वसनेस को एक पल में शांत कर दिया। रेडी? रियांश ने उसके कान के पास फुसफुसाया। कूद जाओ साइको, काया ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही ट्रेन पुल के बीचों बीच पहुंची, रियांश ने हवा में छलांग लगा दी। हवा का तेज झोंका, काया के पेट में होने वाली वो गुदगुदी और फिर एक तेज छपाक की आवाज़, दोनों नदी के ठंडे पानी में जा गिरे। पानी बहुत गहरा और तेज था, पर रियांश की पकड़ काया की कमर से एक पल के लिए भी नहीं छूटी। उसने काया को ऊपर की तरफ खींचा और दोनों पानी की सतह पर आ गए। काया ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे से पानी हटाया। तभी अंधेरे में एक मोटर बोट की हेडलाइट ऑन हुई। बोट तेजी से उनके पास आई। विक्रम बोट पर खड़ा था। बॉस, सब क्लियर है, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। रियांश ने पहले काया को बोट पर चढ़ाया और फिर खुद भी ऊपर आ गया। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। काया ठंड से हल्की हल्की कांप रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही थ्रिल था। रियांश ने बोट पर रखा एक मोटा ब्लैंकेट उठाया और काया के चारों तरफ लपेट दिया। वो खुद भीगे हुए कपड़ों में था, पर उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ काया पर थी। मज़ा आया? रियांश ने काया के चेहरे से गीले बाल हटाते हुए पूछा। काया ने ब्लैंकेट के अंदर खुद को सिकुड़ते हुए एक स्माइल दी। नॉट बैड, पर अगली बार मैं ड्राइव करूँगी। रियांश मुस्कुराया और बोट के केबिन की तरफ मुड़ गया। अब यह बोट सीधा रुद्र के इलाके के पिछले हिस्से में जाएगी। तुमने उस चैलेंज किया है ना, तो अब हम पीछे से वार करेंगे। उसका साम्राज्य कल सुबह की धूप नहीं देख पाएगा। रियांश की आवाज़ में जो तबाही का वादा था, उसने काया के अंदर एक नई आग पैदा कर दी। यह सिर्फ एक गुंडे और एक बागी लड़की की कहानी नहीं थी। ये दो तूफानों के मिलने की कहानी थी, जो अब पूरे शहर को राख करने वाले थे। नदी का पानी रात के अंधेरे में बिल्कुल स्याह लग रहा था। मोटर बोट बिना कोई शोर किए पानी का सीना चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। काया अभी भी उस मोटे ब्लैंकेट में लिपटी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी उल्लू की तरह पूरी तरह खुली और चौकन्नी थी। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसके अंदर जो एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, उसने सर्दी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। रियांश बोट के केबिन से बाहर आया। उसने अपने गीले कोट की जगह एक ब्लैक टेक्निकल जैकेट पहन ली थी, जिसमें कई सारी मैगजीन और हथियार सेट थी। वो किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी के विलेन से भी ज़्यादा खतरनाक और हैंडसम लग रहा था। उसने एक एक्स्ट्रा गन निकाली और काया की तरफ बढ़ा दी। इसे पकड़ो, रियांश ने कहा, पर सिर्फ तभी चलाना जब कोई तुम्हारे 10 कदम के दायरे में आए। इसका रिकॉइल बहुत तेज है। तुम्हारा घायल कंधा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
काया ने ब्लैंकेट से अपना हाथ बाहर निकाला और गन पकड़ ली। उसने गन के वेट को फील किया और एक टेढ़ी स्माइल दी। मेरी टेंशन मत लो बॉस, मैंने बचपन से मेलों में गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक से लेकर चचा की पुरानी राइफल तक सब चलाया है। निशानों पर मेरा पेटेंट है। रियांश हल्का सा हंसा। उसने आगे बढ़कर काया के सिर पर हाथ रखा और उसके गीले बालों को थोड़ा पीछे किया। गुब्बारे और इंसानी खोपड़ी में बहुत फर्क होता है जंगली बिल्ली, पर मुझे पता है तुम कर लोगी। बस मेरे पीछे रहना। पीछे नहीं, साथ में। काया ने उसे करेक्ट किया। बोट एक सुनसान और अंधेरे घाट पर रुकी। यह रुद्र प्रताप के उस आलिशान मेंशन का पिछला हिस्सा था। विक्रम और उसके 2 आदमियों ने बोट को बांधा और पोजीशन ले ली। रुद्र के मेन गेट पर कम से कम 50 सिक्योरिटी गार्ड हैं। विक्रम ने रियांश को इन्फॉर्म किया, पर बैकयार्ड में सिर्फ 4 हैं। वो मेन गेट पर किसी बड़े हमले का वेट कर रहे हैं। उन्हें वेट करने दो। रियांश ने अपनी गन क्रॉक करते हुए कहा। हम अंदर जा रहे हैं। रुद्र का मेंशन रात 3:45 बजे। मेंशन का पिछला हिस्सा एकदम शांत था। रियांश ने इशारे से अपने आदमियों को कवर देने को कहा और वो खुद काया को लेकर अंधेरे में आगे बढ़ा। यह गार्ड सिगरेट पीता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि रियांश कुछ करता, काया ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे दूसरी तरफ झाड़ियों में जोर से फेंक दिया। खट। गार्ड झटके से उस आवाज की तरफ मुड़ा। कौन है वहाँ? वो अपनी गन तानते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ा। रियांश ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। वो परछाई की तरह गार्ड का पीछे पहुंचा और एक ही सेकंड में उसकी गर्दन पर एक ऐसा चोक होल्ड लगाया कि गार्ड बिना कोई आवाज़ किए वहीं बेहोश हो गया। काया पीछे से चलते हुए आई और उसने बेहोश गार्ड को देखकर मुंह बनाया। तुमने तो इसका मजा ही खराब कर दिया। मैं इसे पीछे से लात मारने वाली थी। हम यहाँ कराटे क्लास नहीं चला रहे हैं काया। रियांश ने उसे घूरते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में वो टिपिकल प्राइड साफ झलक रहा था। चुपचाप चलो। वे दोनों बेसमेंट के रास्ते से होते हुए सीधा मेंशन के मेन हॉल के पास पहुंचे। हॉल बहुत बड़ा था, जिसमें महंगी पेंटिंग्स, इटालियन मार्बल और एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। हॉल के बीचों बीच रुद्र प्रताप फोन पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मतलब क्या है? ट्रेन से कोई कूदा नहीं? क्या हवा में गायब हो गए वो दोनों? मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा चाहिए, और यांश की लाश मुझे मेरे पैरों में चाहिए, समझे तुम? रुद्र गुस्से से लाल हो रहा था। हॉल में उसके 10 सबसे खास और खतरनाक बॉडीगार्ड्स खड़े थे। काया जो पिलर के पीछे छुपी थी, उसने रियांश को देखा और फुसफुसाई। अंकल का बीपी बहुत हाई लग रहा है। चलो थोड़ा कंट्रोल करते हैं। इससे पहले कि रियांश उसे रोकता, काया पिलर के पीछे से बाहर आ गई। वो एकदम नॉर्मल तरीके से चलते हुए हॉल के बीच में आ गई, गन को अपनी उंगली में घुमाते हुए। इतनी रात को चीखना सेहत के लिए अच्छा नहीं है रुद्र अंकल। काया की तेज और सार्केस्टिक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सुना है बीपी बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। रुद्र और उसके बॉडीगार्ड्स झटके से मुड़े। काया को वहां देखकर रुद्र की आंखें फटी रह गई। तुम यहाँ कैसे? रुद्र हड़बड़ा गया। मारो इसे, गोलियों से छलनी कर दो इस कुतिया को। 10 बंदूकें काया की तरफ तन गई। काया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बस उसके चेहरे पर वो शैतानी स्माइल और गहरी हो गई। गलत फैसला अंकल। काया ने आंख मारी। अगले ही सेकंड मेंशन की मेन लाइट कट गई। पूरा हॉल सिर्फ मूनलाइट के भरोसे रह गया और फिर शुरू हुआ रियांश का खूनी खेल। अंधेरे के किसी कोने से लगातार 3 गोलियां चली और रुद्र के 3 गार्ड्स के सिर के चिथड़े उड़ गए। बाकी गार्ड्स पैनिक हो गए और इधर उधर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। काया ने तुरंत जमीन पर डाइव लगाई और एक सोफे के पीछे कवर ले लिया। रियांश किसी खामोश तूफान की तरह हॉल में मूव कर रहा था। वो सिर्फ फायर नहीं कर रहा था, वो चुन चुन कर शिकार कर रहा था। एक गार्ड काया के सोफे की तरफ बढ़ा। उसने गन लोड की, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता, काया ने सोफे के पीछे से अपना पैर पूरी ताकत से घुमाया और गार्ड के घुटने पर मारा। गार्ड दर्द से चीखता हुआ नीचे गिरा। काया तुरंत उठी। उसने गार्ड का हाथ मोड़ा और उसकी गन छीनकर उसी के सिर पर दे मारी।
गार्ड वहीं ढेर हो गया। गुड जॉब। अचानक रियांश की आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आई। वो काया के साथ उसी कवर में आ चुका था। उसकी गन की बैरल से अभी भी धुआं निकल रहा था। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, काया ने अपनी गन लोड करते हुए कहा। पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें एंजॉय कर रहा हूँ। रियांश ने उसके गाल पर एक हल्का सा टच किया और फिर से हॉल में निकल गया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर रुद्र के 10 गार्ड जमीन पर लाश बन चुके थे। विक्रम और रियांश की बाकी टीम भी अब अंदर आ चुकी थी और उन्होंने पूरे मेंशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लाइट वापस आ गई। रुद्र प्रताप अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका सारा गुरूर, सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो पसीने से भीगा हुआ था और डर से कांप रहा था। रियांश धीरे धीरे चलते हुए रुद्र के पास आया। उसकी आंखों में मौत की ठंडक थी। 15 साल रुद्र, रियांश को भारी आवाज़ हॉल में गूंजी। 15 साल तूने उस गद्दी पर बैठकर अय्याशी की जो तेरी नहीं थी। तूने मेरे बाप समान सूर्यभान सिंह को मारा। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तेरी मौत मेरी ही गोलियों से होगी। रियांश ने अपनी गन रुद्र के माथे पर तान दी। रुद्र ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। रियांश, मुझे छोड़ दे। मैं सारा साम्राज्य तेरे नाम कर दूंगा। मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे मत मार। रियांश की उंगली ट्रिगर पर कस गई। वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी काया की आवाज़ आई, रुको। रियांश ने अपनी गन नीचे नहीं की, पर उसने मुड़कर काया को देखा। काया बहुत ही रिलैक्स तरीके से चलती हुई रुद्र के पास आई। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे, पर उसकी पर्सनालिटी में जो स्वैग था वो किसी महारानी से कम नहीं था। काया ने रियांश के हाथ पर अपना हाथ रखा और गन को धीरे से नीचे कर दिया। रियांश ने बिना कोई सवाल किए काया की बात मान ली। ये तुम क्या कर रही हो? रियांश ने धीमी आवाज़ में पूछा। काया ने एक गहरी सांस ली और रुद्र को घूरते हुए बोली, इसने मेरे माँ बाप को मारा है रियांश। इसे एक गोली मारकर ख़त्म कर देना। इसके लिए बहुत आसान सज़ा होगी। मौत तो 1 सेकेंड का दर्द है। मैं चाहती हूँ कि ये हर दिन मरे। काया रुद्र के बिल्कुल सामने झुक गई। रुद्र ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उसे लगा शायद ये लड़की उसे छोड़ देगी। रुद्र अंकल, काया ने बहुत ही मीठी पर जहरीली आवाज़ में कहा, आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। आप विक्रम भैया के साथ जाएंगे। मेरे चचा का वो पुराना वाला घर याद है जहाँ मैं 15 साल अनाथ बनकर रही? अब आप अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी घर के एक छोटे से काल कोठरी जैसे कमरे में बिताएंगे। बिना पैसे, बिना पावर, बिना इज्जत के आप हर दिन उस गद्दी को याद करेंगे जो मैंने आपसे छीन ली। काया खड़ी हुई और विक्रम की तरफ मुड़कर बोली, विक्रम, इसे ले जाओ और ध्यान रहे इसे दिन में सिर्फ 1 बार खाना मिलेगा, वो भी ट्रेन वाला। रुद्र चीखने लगा, नहीं, मुझे मार दो, मुझे ऐसे मत रखो। रियांश, मुझे मार दे। विक्रम ने रुद्र को गर्दन से पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। हॉल में अब सिर्फ काया और रियांश बचे थे। रियांश के आदमियों ने लाशें क्लियर करना शुरू कर दिया था। काया ने गहरी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके अंदर जो सुकून था वो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया था। उसका पास्ट, उसके माँ बाप का बदला, सब क्लियर हो चुका था। तभी रियांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जो इमोशन था वो काया को हमेशा क्लीन बोल्ड कर देता था। रियांश ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और काया को अपनी तरफ खींच लिया। काया ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। वो थक चुकी थी और सच तो ये था कि उसे रियांश की बाहों में जो शांति मिलती थी वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं थी। तुमने उसे मारा नहीं, रियांश ने काया के माथे पर चूमते हुए कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस साइकोलॉजिकल सज़ा ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है। मैंने कहा था ना, मैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर में बेस्ट हूँ। काया ने रियांश के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए थकी हुई आवाज़ में कहा। रियांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। काया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कहाँ ले जा रहे हो? मुझे यहीं सोफे पर सोने दो, काया ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब तुम मेरी हो चुकी हो और मेरी रानी सोफे पर नहीं सोएगी।
रियांश उसे लेकर मेंशन के सबसे बड़े मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर रियांश ने उसे बहुत ही आराम से किंग साइज बेड पर लेटाया। उसने काया के जूते उतारे और उसे ब्लैंकेट उठा दिया। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि काया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? काया ने अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखते हुए पूछा। रियांश मुस्कुराया, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेंशन की सिक्योरिटी चेक करनी है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। काया ने झटके से उसका हाथ खींचा। रियांश का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा काया के ऊपर बेड पर आ गिरा। रियांश ने तुरंत अपने हाथों को बेड पर टिका लिया ताकि उसका वजन काया पर ना पड़े। दोनों के चेहरे अब एक दूसरे से सिर्फ इंचों की दूरी पर थे। सिक्योरिटी बाद में चेक कर लेना। काया की आंखों में वो शैतानी चमक वापस आ गई थी। उसने रियांश के कॉलर को पकड़ा और उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। मुझे अकेले सोना पसंद नहीं है। रियांश की सांसें भारी हो गई। इस लड़की ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। वो इस अंडरवर्ल्ड्स का डॉन था, पर काया के सामने वो सिर्फ एक ऐसा आशिक था जो अपनी जान भी इस लड़की के कदमों में रख सकता था। तुम आँख से खेल रही हो जंगली बिल्ली, रियांश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़रें काया के होठों पर टिकी थी। अगर मैं रुक गया तो फिर कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कोई आज़ादी नहीं, कोई बगावत नहीं। काया ने एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल दी। आज़ादी तो मुझे मिल गई। मेरी असली आज़ादी तुम्हारे साथ होने में ही है। रही बात बगावत की, तो वो तो मैं ज़िंदगी भर करूँगी, क्योंकि तुम्हारे रूल्स तो मैं तोड़ने ही वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने सारे रूल्स बदल दूंगा, रियांश ने कहा। और इससे पहले कि काया कोई और डायलॉग मारती, रियांश ने अपने होठ काया के होठों पर रख दिए। वो किस बहुत ही वाइल्ड, पैशनेट और इंटेंस था। इसमें कोई नजाकत नहीं थी। उसमें वो आग थी जो उन दोनों के अंदर धधक रही थी। काया ने अपने दोनों हाथ रियांश के बालों में उलझा लिए और उसे पूरी शिद्दत से रिस्पॉन्स किया। उस एक पल में दोनों के बीच का सारा फासला, सारा ईगो, सारा खतरा खत्म हो गया। अब वो सिर्फ दो लोग थे जो एक दूसरे के लिए बने थे। एक खूंखार डॉन और उससे भी ज़्यादा खूंखार और सनकी रानी। दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। रियांश का पागलपन उस एक पल में पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों के बीच की आग और ज़्यादा सुलगने लगी थी। रियांश के होठ काया के होठों को छोड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उसकी गर्म सांसें काया की गर्दन को छू रही थी, जिससे काया के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। और फिर रियांश के होठ काया के कॉलर बोन पर टिक गए। रियांश के हाथ काया की कमर पर और ज़्यादा कस गए थे, जैसे वह उसे पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना चाहता हो। उसका वो हावी होने वाला अंदाज किसी को भी पूरी तरह से झुका सकता था। लेकिन रियांश शायद भूल गया था कि उसकी बाहों में कोई आम लड़की नहीं, बल्कि काया बंसल थी, जिसका दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में ही चलता था। इससे पहले कि रियांश अपनी इस नज़दीकी को और बढ़ा पाता, काया ने अचानक अपने दोनों हाथ रियांश के चौड़े कंधों पर रखे और एक जोरदार झटके से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। रियांश, जो इस अचानक हुए वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, सीधे बिस्तर पर पीठ के बल जा गिरा। उसकी गहरी काली आंखों में एक पल के लिए हैरानी तैर गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या उठने की कोशिश करता, काया तुरंत उसके ऊपर आ गई। उसने फुर्ती से अपने दोनों घुटने रियांश की कमर के दोनों तरफ टिका दिए और रियांश के दोनों हाथों को कलाई से पकड़कर उसके सिर के ऊपर बिस्तर पर मजबूती से पिन कर दिया। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ दोनों की तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। रियांश की हैरानी अब एक खतरनाक और गहरे आकर्षण में बदल चुकी थी। उसने नीचे से काया को देखा, जो उसके ऊपर पूरी तरह से हावी होकर बैठी थी। काया के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में वो शैतानी बेखौफ चमक थी, जिसने रियांश को पहली बार में ही अपना दीवाना बना दिया था। यह क्या बदमाशी है जंगली बिल्ली, रियांश की भारी और सर्द आवाज़ में एक अजीब सा नशा था। वो शहर का सबसे खूंखार इंसान था, लेकिन इस वक्त इस लड़की के नीचे दबे होने में उसे जो सुकून मिल रहा था, वो किसी भी जीत से बड़ा था। काया ने अपने होठों को हल्का सा काटा और एक कातिलाना मुस्कान, वो थोड़ा और नीचे झुकी। अब उसका चेहरा रियांश के चेहरे से बस कुछ मिलीमीटर की दूरी पर था।
मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे सारे नियम बदल दूंगी, कायन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा गुरूर था जो सीधे रियांस के दिल पर वार कर रहा था। तुम बाहर की दुनिया के डॉन होंगे रियांस, वहाँ तुम हुक्म चलाते होंगे, लेकिन इस कमरे में और मेरे ऊपर हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। यहाँ तुम्हें मेरी मर्जी से चलना होगा। रियांस के सीने में एक गहरी कंपन भरी हंसी गूंजी। उसने अपने हाथ जो काया ने पकड़ रखे थे उन्हें छुड़ाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। वो पूरी तरह से उसके सामने सरेंडर कर चुका था। तुम्हारी ये बगावत ही तो मेरी जान ले लेती है, रियांस ने अपनी आंखें काया के होठों पर टिकाते हुए कहा। तो फिर चलाओ अपना हुक्म मेरी रानी, मैं भी तो देखूं कि तुम इस मौत के सौदागर को कैसे संभालती हो। काया ने अपनी पकड़ रियांस की कलाइयों पर थोड़ी और मजबूत की। उसने रियांस के होठों पर एक बहुत ही हल्का सा किस किया, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए, और फिर जैसे रियांस ने किया था, काया भी धीरे से नीचे की तरफ बढ़ी। उसने अपना बदला लेते हुए रियांस की गर्दन की उस नस पर अपने होठ रख दिए जो बहुत तेजी से धड़क रही थी। रियांस के मुंह से एक भारी सी सांस छूट गई। काया के ठंडे होठों का वह स्पर्श उसकी गर्म त्वचा पर किसी जादू की तरह काम कर रहा था। काया ने रियांस की ईयरलोब को हल्के से अपने दांतों के बीच दबाया और फिर बहुत ही नजाकत से वहाँ एक किस किया। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है डॉन, काया ने रियांस के कान के बिल्कुल पास बहुत ही धीमी और नशीली आवाज़ में कहा। डर लग रहा है क्या? डर नहीं, रियांस की आवाज़ अब पूरी तरह से भारी और बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पागलपन है, तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर रही हो। काया ऊपर उठी और उसने रियांस की आंखों में देखा। वहाँ जो प्यार और जुनून था वो इतना गहरा था कि काया को भी अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से रियांस के हाथों को आज़ाद कर दिया, लेकिन रियांस ने तुरंत उन हाथों से काया को अपनी तरफ खींचने के बजाय बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ काया के गालों पर रख दिए। तुम्हारी ये मनमानियाँ मुझे और किसी को होने नहीं देगी, रियांस ने काया के माथे पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा। मुझे तुम्हें किसी और का होने भी नहीं देना है, काया ने पूरे अधिकार और एटीट्यूड के साथ कहा। उसने इस बार कोई इंतजार नहीं किया और पूरी शिद्दत से अपने होठ रियांस के होठों पर रख दिए। इस बार वो किस कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा एहसास था जिसमें दोनों पूरी तरह से एक हो रहे थे। काया का वो प्यारा सा दबदबा और रियांस का वो पूरा समर्पण, यह उन दोनों के बीच के उस खूंखार और अनोखे प्यार की सबसे खूबसूरत रात थी, जहाँ दुनिया के सारे खौफ खत्म हो चुके थे और बची थी तो सिर्फ एक बागी लड़की और उसके प्यार में पूरी तरह से हारा हुआ वो खूंखार आशिक। 1 साल बाद शहर का सबसे बड़ा क्लब पूरी तरह पैक्ड था। वीआईपी लाउंज में काया काउच पर बैठी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसने एक स्टेनिंग ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे का वो स्वैग अब 1000 गुना बढ़ चुका था। रियांस उसके बिल्कुल बगल में बैठा था। उसका एक हाथ पजेसिव तरीके से काया की कमर पर था। शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और नेता उनके सामने लाइन लगाकर खड़े थे, सिर्फ उनसे हाथ मिलाने के लिए। अंडरवर्ल्ड्स का पूरा सिस्टम बदल चुका था। काया ने गद्दी संभाल ली थी, पर उसका काम करने का तरीका अलग था। अब गरीबों को नहीं सताया जाता था, बल्कि अमीरों से वसूली करके सिस्टम को क्लीन किया जा रहा था। और अगर कोई काया के रूल तोड़ता तो रियांस उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता। अचानक एक नया पॉलिटिशियन, जिसे काया के रूल्स पता नहीं थे, अपनी हद पार करने लगा। देखिए मैडम, आप सिर्फ एक लड़की हैं, पॉलिटिशियन ने थोड़ा घमंड से कहा। आप इस शहर को इस तरह से नहीं चला सकती। आपको हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करना ही होगा। क्लब में अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। विक्रम और बाकी गार्ड्स ने अपनी गन्स पर हाथ रख लिया, पर काया ने ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा
और बहुत ही आराम से अपनी जगह से उठी। वो पॉलिटिशियन के सामने गई और उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ अंकल, काया ने एकदम अपनी पुरानी वाली उल्टी खोपड़ी वाली स्माइल देते हुए कहा। मैं इस शहर का वो तूफान हूँ जो बिना बताए आता है। काया ने बिना एक सेकंड सोचे पॉलिटिशियन के पैर पर अपने हाई हील्स ने इतनी जोर से किक मारी कि पॉलिटिशियन दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। काया वापस आकर रियांश के पास बैठ गई और अपनी ड्रिंक उठाने लगी। रियांश ने एक प्राउड और दीवानगी भरी स्माइल के साथ काया को देखा। उसने काया के कान के पास झुककर कहा, तुम्हारी ये हड्डियां तोड़ने की आदत कभी नहीं जाएगी ना। काया ने आंख मारी और अपना ड्रिंक ग्लास रियांश के ग्लास के चीयर्स करते हुए बोली, अंडरवर्ड्स की बॉस हूँ डार्लिंग, इतनी गुंडागर्दी तो डिजर्व करती हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया तो मेरा खूंखार पति सब संभालेगा। रियांश ने हल्का सा हंसते हुए काया को अपने सीने से लगा लिया। ऑलवेज माय क्वीन, रियांश ने कहा। शहर का अंडरवर्ड्स अब उनके कंट्रोल में था। आज़ाद परिंदे को अब कोई कैद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उस पिंजरे को ही अपना साम्राज्य बना लिया था और उस खूंखार शिकारी को अपना सबसे बड़ा आशिक। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।